नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि राज्य की मंत्री परिषद के बारे में। जब हम मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मंत्री परिषद को समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत में आप देखते हो कि संसदीय सिस्टम प्रणाली भारत में लागू है और यहाँ पर क्या है, एक संघवाद का ढांचा आप लोगों को देखने को मिलता है। संघवाद का ढांचा क्या होता है कि जो राज्य का कोलैबोरेशन है वो कहीं ना कहीं केंद्र के से क्या होता है, बना रहता है। जो भी व्यवस्था हमें केंद्र में देखने को मिलती है वही सेम व्यवस्था हमें राज्य में भी देखने को मिलती है। यानी कि अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूँ तो जो सर्वोच्च एक तरीके से पद होता है देश के अंदर वो किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। जब मैं स्टेट की बात करता हूं तो वही सेम पद आप लोगों को राज्यपाल का देखने को मिलता है। जिस तरीके से केंद्र के अंदर राष्ट्र जो प्रधानमंत्री होते हैं उसी तरीके से राज्य के अंदर मुख्यमंत्री भी होते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद बनी होती है। उसी तरीके से राज्य में भी मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनी होती है। यानी कि कुल मिला के आप लोगों को एक बात देखने को मिलेगी, एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि जो व्यवस्था हम केंद्र में देखते हैं या फॉलो करते हैं वही सेम व्यवस्था हमें राज्य में भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी अवधारणा की। जो मंत्री परिषद की अवधारणा है वो क्या है? अब ये काम क्या करती है? मंत्री परिषद वह संस्था है जो राज्य में नीति निर्माण करेगी। सबसे पहला आप लोगों का काम मिल गया कि मंत्री परिषद का काम क्या होता है, राज्य में नीति निर्माण करना, प्रशासनिक संचालन करना और निर्णय लेना। किसके लिए निर्णय लेना? राज्य के लिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद है तो वो उत्तर प्रदेश के लिए ही निर्णय लेगी। ऐसा नहीं है कि वो पड़ोस के उत्तराखंड के लिए निर्णय ले लेगी। जबकि केंद्र की जो मंत्री परिषद होती है वो पूरे देश के लिए निर्णय ले सकती है, लेकिन जब राज्य की हम बात करते हैं तो वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए निर्णय ले सकती है। जब हम मुख्य कार्य की इसकी बात करते हैं तो एक कार्य इसका और भी होता है कि राज्यपाल को अधिकांश कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर, यानी कि ये क्या करती है, जो राज्यपाल होता है उसे जो है एडवाइस करती है या सलाह देती है और कुछ कामों को छोड़कर, कुछ कार्यों को छोड़कर मैक्सिमम इसकी जो सलाह होती है वो राज्यपाल के लिए क्या होती है, बाध्यकारी होती है। इतनी बात समझ में आई। जब हम बात करते हैं नीति निर्माण की या प्रशासनिक संचालन की तो देश के अंदर 3 व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आज हम 3 की बात करेंगे, चौथे की भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। 3 व्यवस्था कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हमारी आती है लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका। क्या आती है? विधायिका। इसके बाद में आती है कार्यपालिका, कार्य एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं। इसके बाद में आती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के बाद में आती है क्या? न्यायपालिका। न्यायपालिका और न्यायपालिका के बाद में भी हम मीडिया को रख देते हैं। ठीक है, और इसीलिए किसी भी लोकतंत्र को हम क्या बोलते हैं कि कोई भी देश का, किसी भी देश का जो लोकतंत्र होता है वो 4 पिलर पर खड़ा होता है। सबसे पहले विधायिका होती है, उसके बाद में कार्यपालिका होती है, उसके बाद में न्यायालय होता है, न्यायपालिका होती है और फिर मीडिया का रोल आता है। जब हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका क्या होता है? जहां पर देश के लिए या राज्य के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। लेकिन ये जो कानून बना है ये देश के अंदर क्या होगा? इम्प्लीमेंट होगा। जब देश के अंदर ये इम्प्लीमेंट होगा तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवस्था होती है, जो एक संस्था होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। इसका नाम भी क्या है? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव जो भी काम है देश के लिए, जो कानून बने हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वो काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। इसके बाद में इन दोनों ने, यानी कि जो विधायिका है उसने कोई भी कानून है वो सही बनाया है, देश के हित में बनाया है या नहीं बनाया है, इसे चेक करने का काम होता है न्यायालय का। कार्यपालिका अगर अपने कार्य के दौरान कोई काम सही से नहीं करती है, कोई करप्शन देखने को मिलता है या कानून का मिसयूज देखने को मिलता है, तो कोई भी व्यक्ति देश का वो कहाँ जा सकता है? वो न्यायालय जा सकता है और बोल सकता है कि कार्यपालिका जो है अपने जो कानून है उसका क्या कर रही है? मिसयूज कर रही है। ठीक है, अगर ये तीनों ही अपना काम सही से नहीं करेंगे तो फिर किसका रोल आता है? मीडिया का रोल आता है। और मीडिया चीख चीख कर बताती है देश को कि ये जो काम हो रहा है इन तीनों संस्थाओं के बीच में वो देश के हित में नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। इसलिए जो मेन रोल होता है वो कहीं ना कहीं मीडिया का होता है। लेकिन आज वो थोड़ा सा जो मीडिया का रोल है वो थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है।
अब हम इसकी अवधारणा की जब हम बात करते हैं आगे, राज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, विधायिका में कहाँ आएंगे? राज्य में एमएलए आएंगे। कौन आएंगे? एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आते हैं और चुनकर आने के बाद में ये कहाँ बैठ जाएंगे आकर? ये विधायिका में बैठ जाएंगे आकर। ठीक है, जो आप लोगों का क्या क्या होता है, मंत्री परिषद होती है और उसके बाद में क्या है, विधान जो मंडल होता है। विधान मंडल दो चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहला होता है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा होता है विधान परिषद, विधान परिषद। और जो विधान परिषद होती है वो जरूरी नहीं है कि हर राज्य में हो, वो डिपेंड करता है कि वो उस राज्य की जो विधान परिषद है वो चाहती है कि उनके यहाँ पर विधान परिषद हो या ना हो। जब विधानसभा की बात करते हैं तो इसमें एमएलए आते हैं, और जब विधान परिषद की बात करते हैं तो इसमें जो मेंबर चुनकर आते हैं उन्हें एमएलसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब ये जो एमएलए चुनकर आए हैं, इन एमएलए में से जो मुख्यमंत्री होगा वो एक लिस्ट बनाता है। वो बोलता है कि मुझे अपनी मंत्री परिषद के लिए कुछ मिनिस्टर चाहिए देश को। आप लोगों ने देखा कि हेल्थ मिनिस्टर है, या आप लोगों का गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्री है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, मंत्रालय हैं, उन्हें देखने के लिए अब एक क्या चाहिए? मिनिस्टर चाहिए। तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? मान लो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? योगी जी महाराज क्या करेंगे? एक जो है लिस्ट बनाएंगे कि भाई मुझे जो हेल्थ मिनिस्टर है वो इसे बनाना है, 1 नंबर। मुझे जो गृह मंत्रालय देना है वो 2 नंबर वाले व्यक्ति को देना है। ठीक है, मुझे गरीब कल्याण मंत्रालय या जो भी मंत्रालय हैं उन्हें अलग अलग जो है मुझे डिवाइड करना है। तो उसने क्या कर दिया? मान लो कि उसने 20 मिनिस्टर को एक लिस्ट बना दी। ठीक, अब ये जो 20 मिनिस्टर की लिस्ट बनी है ये कहाँ जाएगी? ये राज्यपाल के पास जाएगी, राज्यपाल के पास जाएगी। अब राज्यपाल से ये सिफारिश की जाएगी कि इन 20 मंत्री को आप लोगों को क्या करना है? नियुक्त करना है। इन 20 मंत्री को क्या करना है? राज्य के मंत्री परिषद के लिए नियुक्त करना है। तो राज्यपाल क्या कर देगा? इन 20 मंत्रियों को नियुक्त कर देगा मंत्री परिषद के लिए, इन्हें मंत्री बना देगा। जब ये मंत्री बन जाएंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो मंत्री परिषद में मंत्री बैठते हैं वो किसकी सलाह पर बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि मंत्री परिषद में जो मंत्री बनाए जाते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या आता है कि जो मंत्री बनते हैं उन्हें नियुक्ति के बाद में शपथ कौन दिलाता है? तो उन्हें राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अब ये क्या बन गए? ये मिनिस्टर बन गए। ये क्या बन गए? ये मिनिस्टर बन गए। अब जब मंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री भी हो गया, आप लोगों को मुख्यमंत्री बन गया, मिनिस्टर भी बन गए। अब ये जो लोग हैं ये एक जगह बैठकर तो अपनी मीटिंग करेंगे ना भाई, कहीं भी एक रूम में बैठेंगे, कहीं पर भी बैठेंगे तो ये अपनी मीटिंग करेंगे। जब ये अपनी मीटिंग करेंगे तो वो जो संस्था बनेगी, मिनिस्टर होंगे और मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा, ये जो संस्था बनेगी इसे हम क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद बोलते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं। ज़्यादा जितने भी एमएलए थे उन सबको इनरोल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। इसलिए एक मंत्री परिषद बनाई जाती है जो क्या करती है? जो नीति निर्माण करती है, प्रशासनिक संचालन करती है और निर्णय लेती है। जो प्रशासन के संचालन में क्या होती है? वो तुरंत निर्णय लेती है। जल्दी कोई भी फैसला लेना हो तो मंत्री परिषद की बैठक को बुलाया जाता है। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ में क्या आता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें निम्न जो फैसले हैं वो लिए गए। यह आए दिन न्यूज़ में चलता रहता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसका जो एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये जो मंत्री परिषद है वो राज्यपाल को क्या करती है? सलाह देती है। ठीक, यानी कि मुख्यमंत्री किसके ऊपर हो गया? एक तरीके से मंत्री परिषद के ऊपर हो गया। यानी कि जो मंत्री होंगे, पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है वो कहीं ना कहीं सीएम के आसपास घूमती है। यानी कि इनका मुखिया कौन है? सीएम है। अब सीएम जो कहेगा वो इन्हें मानना पड़ेगा और जो नहीं मंत्री उनकी बात मानेगा तो उसे अपना इस्तीफा देकर चले जाना पड़ेगा। ठीक, अब ये मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देती है और ये कुछ मामलों को छोड़कर राज्यपाल, इनकी जो सलाह होती है वो राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होती है। तो कुल मिलाकर जो राज्यपाल का पद है या राष्ट्रपति का पद है वो एक रबर स्टैंप माना जाता है। उसमें जो है वो रियल पावर नहीं होती है। रियल पावर जो होती है वो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद की
तौर पर किस में होती है, सीएम में होती है, या फिर केंद्र सरकार में पीएम के पास होती है। इतनी बात समझ में आई। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ लेना है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो होती है मंत्रिपरिषद के पास होती है। राज्यपाल नाम मात्र का, आगे नहीं वही बात, राज्यपाल नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। यानी कि सारे फैसले राज्य के जो लिए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम पर लिए जाएंगे, लेकिन असली शक्ति जो होगी वो मंत्रिपरिषद में होगी। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, मैंने यहीं पर देखो बताया, मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व करता है, मुखिया होता है, वो कहीं ना कहीं कौन होता है, वो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है। संवैधानिक आधार क्या है? अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये बात तो आप लोगों ने कर ली कि मंत्रिपरिषद ये होती है, अब इसका जो आधार है वो क्या है संविधान के अंदर? क्या संविधान में इसके लिए कोई व्याख्या की गई है या इसका कहीं जिक्र है? हाँ बिल्कुल जिक्र है। आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 के अंदर मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है। देखते हैं क्या क्या किया गया है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को उसके मामलों में सलाह देगी। ठीक है। दूसरा, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो कि ये पूछा जाएगा कि 163 में दो बातें कही गई हैं कि सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य होगा। जैसे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल जो होता है, कैबिनेट होता है, उसकी सलाह के लिए बाध्य होता है, वैसे ही राज्य में जो राज्यपाल होता है वो मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो मानने के लिए बाध्य होता है। अब आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन आप लोगों से सीधा पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। ये देखो मैं चीजें आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा कि फलाने व्यक्ति को आप लोगों को मंत्री बना देना है। ठीक। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बने रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कैसे आ गया? अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर मंत्री बने रहेंगे, लेकिन आप तो ऐसा ही सोचोगे क्योंकि सलाह किसने दी थी? सलाह तो मुख्यमंत्री ने दी थी कि भाई ए नाम का व्यक्ति है, इसे मंत्री बना दो, तो ये किसके प्रसाद पर्यंत पे है? यानी कि मुख्यमंत्री के होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद पर ये नहीं रहता है, ये राज्यपाल के जो मंत्री होता है राज्यपाल के आशीर्वाद से बना रहेगा। जब तक राज्यपाल की मेहरबानी इसके ऊपर रहेगी तो ये मंत्री बना रहेगा। जैसे ही राज्यपाल की नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल तय करता है। विधानमंडल वर्ड आ गया। विधानमंडल मतलब विधानसभा प्लस विधान परिषद, उसे आप क्या बोलोगे? उसे बोलोगे विधानमंडल। यानी कि इनके जो वेतन होगा, सैलरी होगी, भत्ते होंगे, उसमें कितने कितने किसके होंगे, उसके लिए कोई बिल लाया जाएगा और बिल वो विधानमंडल में पास होगा और इनकी ये जो सारी चीजें हैं, सैलरी वगैरह, ये वहां पर फिक्स हो जाएगी। मंत्रिपरिषद का गठन, जब हम इसके गठन की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण संविधान में निश्चित नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संविधान के अंदर मंत्रिपरिषद में का जो गठन है या आकार है वो इतने मंत्री होने चाहिए। मान लो वो बोल देगा कि जी 50 मंत्री होने चाहिए, या वो बोल देगा कि भाई टोटल का इतने % मंत्री होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऐसा नहीं है। यही अपवाद बनकर क्वेश्चन बनते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण संविधान में निश्चित नहीं है, ये याद रखना है। इसका आकार राज्य परिस्थिति और राजनीतिक जरूरतों के पर निर्भर करता है। अगर आप लोगों को लगता है कि परिस्थिति ऐसी है कि सारे मंत्रालय जो हैं उनके लिए मंत्री कम पड़ रहे हैं, तो वहां पर मंत्रियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, और राजनीतिक जरूरतें अगर उनकी हैं तब भी ये चीजें हो सकती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीएम है या पीएम है उसने जो है कई सारे मंत्रालय को वो देखता है। ठीक है, जबकि उन मंत्रालयों को देखने के लिए अलग अलग मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी। भाई वैकेंसी तो है ना, लेकिन एक ही मंत्री दो मंत्रालय भी देख रहा है, तीन मंत्रालय भी देख रहा है, तो जरूरतों के हिसाब से ये चीजें हो सकती हैं। सामान्यतः मंत्री 3 स्तरों के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कैबिनेट मंत्री आएंगे। ये एक तरीके से पावरफुल मंत्री होते हैं डिसीजन के लेने के लिए। इसके बाद में राज्य मंत्री होते हैं, उसके बाद में उप मंत्री अब प्राय नहीं होते। ठीक है, इसे आप हटा भी सकते हो, अब लगभग कई जगह पर ये नहीं होते हैं। तो मेन कौन कौन से हो गए? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट की जब हम बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्री परिषद का मुख्य और शक्तिशाली अंग कौन होता है? कैबिनेट होता है।
ठीक है। जब मैं अमेरिका की एक एग्जांपल आप लोगों को अमेरिका का देता हूं, अमेरिका में किचन कैबिनेट होती है, ठीक है, किचन कैबिनेट होती है। और कैबिनेट जो किचन कैबिनेट होती है वहां पर अमेरिका में क्या होता है कि इसमें जो आप लोगों के क्या है, कुछ पर्सनल व्यक्ति जो चुनकर भी नहीं आए हैं वो भी इसमें बैठाए जाते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी विषय के, किसी अपने सब्जेक्ट के क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। वो सलाह लेने के लिए वहां पर बैठाए जाते हैं। अपना परिवार का भी हो सकता है, अपना रिलेशन भी हो सकता है। तो ये इसलिए था ताकि डिसीजन जो है वो जल्दी लिए जा सके, गहमा गहमी से बचाया जा सके। एक कोई सलाह दे रहा है, उसका विरोध दूसरा कर रहा है, फिर तीसरा कर रहा है। लेकिन अगर कोई देश के अंदर या राज्य के अंदर जल्दी कोई भी फैसला लेना है तो कुछ जितने कम लोग होंगे उतना फैसला जल्दी आएगा। तो जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट अंग होता है, वो बहुत ज़्यादा मंत्रिपरिषद का पावरफुल होता है। केवल वरिष्ठ मंत्री ही इसमें शामिल होते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं या बड़े होते हैं। नीति निर्माण, महत्वपूर्ण निर्णय और प्रशासन का संचालन कैबिनेट ही करती है। ठीक, यह राज्य सरकार की वास्तविक निर्णयकारी संस्था होती है। यानी कि जो सबसे पावरफुल कौन है, कैबिनेट। मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति पूरा मैं बेस आप लोगों का क्लियर कर चुका हूं पहले से ही। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त होते हैं। सामान्यतः मंत्री वही बनता है जो विधानमंडल का सदस्य होता है। अब यहां से क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, कैसे आ गया, सामान्यतः यानी कि जो जनरली तौर पर मंत्री वही बनेगा जो विधानमंडल का सदस्य है। विधानमंडल या तो वो एमएलसी होना चाहिए या फिर वो एमएलए होना चाहिए, मतलब कहीं से जीत के आया हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, वो क्वेश्चन दे देगा कि भाई ऐसा कंपलसरी है कि आप लोगों का जो एमएलए है या एमएलसी है वही बनेगा, अदर कोई भी नहीं बन सकता है। तो ऐसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति को उठाकर एमपी जो मंत्री है, मिनिस्टर है, वो बनाया जा सकता है। लेकिन बस शर्त क्या है होगी कि 6 महीने के अंदर उसे या तो एमएलए बनना पड़ेगा या एमएलसी बनना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर कोई भी मंत्री बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसे क्या है, 6 महीने में कहीं से भी चुनाव जीतकर आना होगा। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, मंत्रियों की शपथ की जब हम बात करते हैं, मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं, ठीक है। राज्यपाल, शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, याद रखना। अब ये क्वेश्चन बताओ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसे शपथ कौन दिलाता है, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, और मुख्यमंत्री को शपथ जो आप लोगों का राष्ट्रपति होता है उसे शपथ कौन दिलाता है। संविधान के प्रति निष्ठा, जो शपथ लेगा वो क्या क्या लेगा, संविधान के प्रति निष्ठा, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, निष्ठापूर्वक कर्तव्यों को पालन, गोपनीयता बनाए रखना। ये जो वर्ड, मुख्य जो फीचर्स हैं या कीवर्ड है वो ये हैं कि वो कहीं ना कहीं इन सारे शब्दों को लेकर क्या लेता है, शपथ लेता है कि मैं ये सारी चीज़ें बनाकर रखूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, और इनकी जो एक तरीके से इमेज है वो मैं बनाकर रखूंगा। मंत्रियों का उत्तरदायित्व, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरदायित्व से। सामूहिक उत्तरदायित्व पूछा जाएगा कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल किसके है। रिस्पॉन्सिबल समझते हो ना कि रिपोर्टिंग किसे करेंगे भाई हम। अगर एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर है, तो उसे बता दिया जाएगा कि भाई तुम्हारी जो रिपोर्टिंग रहेगी वो मैनेजर को रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर की जो सीनियर इंजीनियर की जो रिपोर्टिंग रहेगी वो असिस्टेंट मैनेजर को रहेगी। तो बताया जाता है कि आपकी रिपोर्टिंग किसे रहेगी, आप रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हो, आपको रिपोर्ट कहाँ सबमिट करनी है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की जब हम बात करते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। आपने कहीं भी देखा होगा, अगर किसी भी मंत्रालय में कोई भी मिनिस्टर करप्शन कर देता है या उससे रिलेटेड, मंत्रालय से रिलेटेड कोई इश्यू बन जाता है समाज के अंदर, राज्य के अंदर, तो उसे विधानसभा में खड़े होकर जवाब देना पड़ता है, ठीक है। कहीं पर भी बम फट गया, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी, गृह मंत्री की। क्यों, क्योंकि वो गृह मंत्री कौन है, वो भाई पूरे राज्य का या पूरे देश का एक गृह मंत्री है, जो उसके घर में, घर मतलब भारत में अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी तो उसे जवाब देना पड़ेगा। जवाब कहाँ देना पड़ेगा, संसद के अंदर जवाब देना पड़ेगा। और जब मैं राज्य की बात करता हूं तो राज्य में जवाब मंत्री को कहाँ देना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को विधानसभा में देना पड़ेगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव विधानमंडल में पास हो जाता है,
अविश्वास मतलब हमारा इस सरकार में विश्वास ही नहीं है, इसके पास में इतने एमएलए है ही नहीं है जितने एमएलए सरकार बनाने के लिए चाहिए। यानी कि मान लो कि 100 एमएलए की कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है या कोई भी स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं स्टेट है, तो वहां पर जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए पार्टी को कितने एमएलए चाहिए? 51 एमएलए चाहिए। ठीक है, हाफ और प्लस 1, तो 51 एमएलए अगर किसी पार्टी के पास में नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष लाएगा, और लाने के बाद में वो पास अगर हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा विद मुख्यमंत्री। की सरकार के पास एमएलए नहीं है तो ये सरकार चला कैसे रही है? ठीक है, तो इसलिए इसे इस्तीफा देना पड़ेगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की जब हम बात करते हैं, व्यक्तिगत, ठीक है, एक अकेला आदमी किसके प्रति उत्तरदायित्व है? प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होगा। अपना विभाग क्या है भाई? किसी का हेल्थ, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई कृषि मंत्रालय देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो वो अपने जो है विभाग के प्रति क्या होगा? उत्तरदायित्व होगा। कानूनी उत्तरदायित्व क्या होता है? मंत्रियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उत्तरदायित्व तय नहीं होता है। यानी कि कोई भी कोर्ट में उसके खिलाफ जो है उत्तरदायित्व नहीं होता है कि कोई वो जाकर कोर्ट में अपनी वो बताए, उत्तरदायित्व ठहराए कि भाई मैंने इसलिए ऐसा किया था, उसे वहां पर कोई भी जवाब देना नहीं होता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों की जब हम बात करते हैं, मंत्रिपरिषद के कार्य, राज्य की नीतियों का निर्माण करना, अब तो रट गया होगा, याद हो गया होगा। प्रशासन का संचालन करना, भाई अगर पुलिस फोर्स है तो किसके अंडर आती है? भाई गृह मंत्रालय के अंदर आती है ना, होम मिनिस्टर यानी कि स्टेट होम मिनिस्टर के अंडर आएगी, तो पूरा जो प्रशासन है वो किसके अंदर आ गया? इसके अंदर आ गया। तो पूरे प्रशासन का जो संचालन है वो ये करेंगे। विधेयकों को तैयार कर विधानसभा में प्रस्तुत करना, अगर कोई नया बिल लेकर आना है राज्यसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो मंत्री उसे तैयार करेगा। मान लो कि कोई रिफॉर्म लेकर आना है, पुलिस रिफॉर्म लेकर आना है, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म लेकर आना है, तो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड जो गृह मंत्री होगा, राज्य का स्टेट मंत्री होगा, वो क्या करेगा? एक बिल तैयार करेगा और उसे विधानसभा में पेश करेगा कि भाई हम एक कानून बनाना चाहते हैं अपनी पुलिस रिफॉर्म से लेकर, या किसी हेल्थ इशू को लेकर हम बनाना चाहते हैं, तो बनाकर वो विधानसभा में पेश होगा। पेश होने के बाद में अगर वो पास हो जाता है तो अगर विधान परिषद भी वहाँ पर है तो वहाँ पर भेजा जाएगा। जब वो वहाँ से भी पास हो जाएगा तो वो राज्यपाल के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है, और जैसे ही राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है, और वो देश के अंदर, मतलब राज्य के अंदर लागू हो जाता है। राज्यपाल को सलाह देना इसका काम होता है, और आपात स्थिति में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी इसके पास में होती है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद का संबंध क्या होता है? रिलेशन क्या है दोनों का? राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। सलाह की वैधता पर न्यायालय जांच नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां जहां मैं बोलता रहूंगा वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर रखनी है। सलाह की वैधता, भाई राज्यपाल है, राज्यपाल को इसने सलाह दे दी, राज्यपाल ने वो सलाह मान ली और कोई भी काम राज्य के अंदर कर दिया, अब वो हो गया गलत। वो क्या हो गया? वो गलत हो गया। अब राज्यपाल कहेगा नहीं जी, मुझे जो है सलाह दी गई थी मंत्रिपरिषद के द्वारा, और ये जो गलती है वो मंत्रिपरिषद की है, तो अब इसे न्यायालय में खड़ा कर दिया जाए, कोर्ट में इसके प्रति मुकदमा किया जाए, क्योंकि इसने मुझे सलाह सही नहीं दी है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि सलाह की वैधता, सलाह अच्छी थी या सलाह बुरी थी, उसका जो है न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। इसलिए कोई भी मंत्रिपरिषद है वो कैसी भी सलाह दे सकती है, क्योंकि वो न्यायालय से बाहर उसे रखा गया है। ठीक है, तो ये रही आज की आप लोगों की मंत्रिपरिषद। आई होप कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी चीज़ बच जाती है तो आप लोगों को नीचे कमेंट करना है और आप लोगों को पूछ लेना है कि इसका मतलब क्या था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए में इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।